तेलंगाना में सियासी जंग जारी। वजीर आजम ने महबूबाबाद और करीमनगर में इंतखाबी जलसों में कांग्रेस केसीआर हुकूमत पर रियासत को बर्बाद करने का आयद किया इल्जाम। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत केसीआर और ओवैसी भी इंतखाबी मुहिम में हुए शामिल। तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने रायथू बंधु स्कीम को जारी रखने की इजाजत पर लगाई रोक। वजीर आजम ने तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। हमवतनों की अच्छी सेहत, फलाह और बहबूद और खुशहाली के लिए दुआ की। हैदराबाद के अमीरपेट गुरुद्वारा में भी करेंगे पूजा और कोटी दीपोत्सव में भी करेंगे शिरकत। सिलक्यारा टनल में अब तक 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग हुई। एनडीएमए ने कहा है कि हल्की बारिश से बचाव मुहिम पर नहीं पड़ेगा कोई भी असर। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा और कई सीनियर हुक्काम ने बचाव कामों का लिया जायजा। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंगबंदी का आज है आखिरी दिन। जो बाइडेन ने यरगमालियों की रिहाई तक आर्जी जंगबंदी में तोसी की उम्मीद की जाहिर, जबकि नेतन्याहू ने तमाम यरगमाल बनाए गए लोगों को वापस लाना बताया पहला हदफ। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अकीदतमंद लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। वहीं आज देव दीपावली के मौके पर 12 लाख दियों से रोशन हुए काशी के घाट। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर सजे गुरुद्वारे। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। 4 रियासतों में भारी पोलिंग के बाद अब जनूबी हिंद की रियासत तेलंगाना की बारी है। यहां 30 नवंबर को वोटिंग होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के स्टार कैंपेनर के तौर पर वोटरों को राग़िब करने में मसरूफ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में एक जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस केसीआर हुकूमत पर तेलंगाना को बर्बाद करने का इल्जाम भी लगाया। इसके अलावा पीएम मोदी ने दावा किया कि तेलंगाना में पहली बार बीजेपी की हुकूमत बनने जा रही है। तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने आज तेलंगाना में हर जगह पे देखी है। तेलंगाना का विश्वास बीजेपी पर है। तेलंगाना का अगला सीएम बीजेपी का ही होगा, ये आपने पक्का कर लिया है। और महबूबाबाद के बाद वजीर आजम ने करीमनगर में भी जलसे आम से खिताब किया। वहां उन्होंने केसीआर की बदनवानी और कांग्रेस की अक़बा परवरी का मसला अवाम के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर किसी को तरक्की और समाजी इंसाफ के लिए वोट देना है तो सिर्फ बीजेपी ही इस पर खरी उतरती है। वजीर आजम ने साबिक वजीर आजम नरसिम्हा राव को याद करते हुए कांग्रेस पर तंज किया। इस मिट्टी ने देश को पीवी नरसिम्हा राव जी के रूप में एक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन कांग्रेस के शाही परिवार उनको पसंद नहीं आया और उनका कदम कदम पर अपमान किया। यही नहीं, राव साहब के निधन के बाद भी सरेआम कांग्रेस के शाही परिवार ने नरसिम्हा राव जी का अपमान करने का एक भी मौका जाने नहीं दिया। ये परिवारवादी सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों की सोचते हैं, आपके बच्चों की उनको चिंता नहीं है। वजीर आजम ने केसीआर पर तंज करते हुए उन्हें तोहम परस्त और फार्म हाउस वजीर आला करार दिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि अगर बदउनवानी और लूटमार से आज़ादी हासिल करनी है तो बीजेपी की हुकूमत बनानी होगी।
क्या आप लोगों ने तेलंगाना इसलिए बनाया था कि केसीआर अपने नाते रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे सके? केसीआर ने बोला था, क्या क्या बातें की थी। केसीआर ने बोला था आपको देंगे निल्लो, निधुलो, नियामकालो, पर आपको दिया क्या? उसने क्या दिया? कन्नीलो, मोसालो, निरुद्योगुलो। तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस लीडर केटी रामाराव के वालिद खुद हारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पहले केटीआर को अपने वालिद के बारे में सोचना चाहिए। 3 तारीख के बाद उनका खानदान इख्तियार छोड़कर फार्म हाउस मुंतकिल होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इख्तियार में आई तो हैदराबाद का नाम बदल दिया जाएगा। हमारा मुख्यमंत्री योगी जी और हेमंत बिश्वास जी पहले ही बता चुके हैं, हम सत्ता में आए तो हैदराबाद का नाम बदल देंगे। ये पुराना नाम है भाग्यनगर, ये पुराना नाम हम निजाम के जमाने में बदले थे। हम बताना चाहता हूं, हम हैदराबाद का नाम भी भाग्यनगर के नाम पर हमारा सत्ता में आने का तो हम बदलाव करेंगे। 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल तमाम पार्टियां तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। ऐसे में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट भी पार्टी की तशहीर के लिए हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने पिछले 10 सालों में अपने वादों को पूरा नहीं किया, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाती है तो अपने तमाम वादे पूरे करेगी। I think people have given BRS 10 years to govern. They should have fulfilled their own promises. Small states were created to create more jobs, to create more satisfied young people. Unfortunately, in Telangana, those dreams have not been fulfilled. The unemployed allowances have not been given. So a lot of promises have been unkept. Congress party today is committed to our manifesto, and once we form the government, we will fulfill all our promises. But more importantly, now last 6 months, the amount of people who have joined the Congress party from all other political organizations tells you which way the wind is blowing. और इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना हुकूमत की रायतु बंधु स्कीम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने रायतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद की तकसीम के लिए तेलंगाना हुकूमत को दी गई इजाज़त वापस ले ली है। दरअसल रियासती हुकूमत के वजीर टी हरीश राव ने एक इंतखाबी रैली के दौरान इस स्कीम के तहत होने वाले अखराजात का जिक्र किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि इस स्कीम को इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। अब ताज़ा खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत तेलंगाना को रायतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को माली इमदाद फराहम करने की इजाज़त वापस ले ली है। इससे कबल कमीशन ने तेलंगाना हुकूमत को 28 नवंबर से पहले स्कीम के तहत माली इमदाद तकसीम करने की इजाज़त दी थी। इस स्कीम के तहत इमदाद अक्टूबर और नवंबर के महीनों में तकसीम की जाती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नए फैसले को भारत राष्ट्र समिति के इंतखाबी फ़ायदा उठाने के मंसूबे के लिए एक धचका माना जा सकता है। इस सब के दरमियान भारत राष्ट्र समिति की लीडर के कविता ने कहा है कि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में जाकर रायतु बंधु स्कीम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इससे उनका किसान मुखालिफ चेहरा जाहिर होता है। कि कविता ने तेलंगाना के आवाम से अपील की है कि वह अपने वोटों के जरिए कांग्रेस का मुंह तोड़ जवाब दें। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने रायतु बंधु स्कीम को रोकने से मुतालिक कांग्रेस लीडरों के बयान पर एतराज़ दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि मंसूबा पहले से ही जारी है। अचानक कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि इस स्कीम को बंद किया जाना चाहिए साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस किसानों को फायदा पहुंचाना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया। ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, बरसों से चल रहा है, तो इस ऑनगोइंग स्कीम में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है भाई? अगर कोई नई स्कीम होती है तो हम समझ सकते थे। ये तो नई स्कीम नहीं है जो कल शुरू की गई या इस चुनाव से पहले शुरू की, तो बरसों से केसीआर इसको कर रहे हैं और उनकी सरकार ये दे रही है। तो अचानक कांग्रेस पार्टी का ये बोलना कि इसको नहीं दिया जाना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। अरे भाई, अगर दे रहे हैं कि उसमें गलत बात क्या है? क्या होने वाला है? क्या किसानों को फायदा ही तो होगा ना। आप उसको रुका दिए हैं, इसका गलत मैसेज जा रहा है पूरे तेलंगाना में कि कांग्रेस पार्टी ने ये आपकी रायतु बंधु को रुका दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। मंदिर इंतजामिया के आचार्य ने वैदिक तरीके और रिवायती तौर पर पूजा मुकम्मल कराई।
इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बताया कि तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों की अच्छी सेहत, बहबूद और खुशहाली के लिए दुआ की। आपको बताते चलें कि ये चौथी बार है जब पीएम भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुपति पहुंचे। 2014 से वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 बार अक्टूबर 2015, जनवरी 2017 और जून 2019 में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुपति तिरुमाला देवस्थान जा चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड के ठेकों में बेज़ाब्तियों के सामने आने के बाद बीजेपी ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया। उन्हें कट्टर बेईमान शख्स करार देते हुए बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि अगर कोई सरकारी काम आएगा तो उसमें बदनवानी शामिल होगी। भ्रष्टाचार का कोई पर्याय है, बेईमानी और घोटाले के लिए कोई जाना जाएगा, लूट खसोट का कोई एक्सपर्ट और कमीशन खोरी में माहिर कोई है तो वो केवल और केवल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल। किसी विभाग में कोई सरकारी काम होगा तो दौड़ा दौड़ा एक राजनीतिक व्यक्ति कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल आएगा और कहेगा मेरी कमीशन का क्या, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। दिल्ली हुकूमत के घपलों को शुमार करते हुए बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल हुकूमत के घपलों के ताल्लुक से लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत लिखा है। चिंताजनक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लिए बस लानी थी, घोटाला हो गया अरविंद केजरीवाल। बच्चों को क्लासरूम देने थे, टॉयलेट्स को क्लासरूम बताते हैं, क्लासरूम घोटाला कर डालते हैं। जो अपने परिवार की कसम लेके कहते हैं कि मैं बड़ा बंगला सरकारी नहीं लूंगा, शीश महल घोटाला कर देते हैं। और आज दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो गया। तो अरविंद केजरीवाल जी यहां पे भी जो खबर आई है और हमारे दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने एलजी साहब को एक बड़ी विस्तार में चिट्ठी लिख के सारे बिंदुओं को रखा है। और अब रुख करते हैं उत्तरकाशी का। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी पैमाने पर जारी है। आज सुबह मरकजी वजीर जनरल वीके सिंह सिलक्यारा टनल में गए और ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया। वहीं वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला और उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी सुखबीर सिंह संधू ने भी सिलक्यारा टनल में राहत और बचाव कामों का जायजा लिया। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी सतह पर चल रहा है। मालूमात के मुताबिक कई मुतबादिल पर काम किया जा रहा है। मजदूरों को बचाने की तमाम कोशिशें भी जारी हैं। इसके अलावा मजदूरों की जहनी सेहत पर भी खास तौर से तवज्जो दी जा रही है। हमारा कल काम था वो उगर मशीन निकालने वाला, वो प्रॉपर पूरा हो चुका है। और आगे का काम अभी जो पाइप वेल्ड करने का भी है, वो भी 3 मीटर का एक पाइप ऑलरेडी वेल्ड कर लिया गया है। पीएमओ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा सर, वहाँ से होम सेक्रेटरी भल्ला सर, हमारे चीफ सेक्रेटरी संधू सर, एडिशनल सेक्रेटरी राव सर और जो यहाँ की टीम है, इन सभी ने पूरा सारी चीज़ों का विजिट किया था। सर ने सभी को बताया कि भी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो सबसे अटमोस्ट एस्पेक्ट है। जो अंदर लोग हैं उन सभी का ध्यान रखा जाए। जो किसी भी प्रकार से उनकी जो हेल्थ है उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहे। उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जितने भी हमारे साइकेट्रिस्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उनका काउंसलिंग और कंसल्टेशन लगातार चलता रहे। और 15 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों की सेहत के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए रोबोटिक्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम के लिए भारतीय फौज ने ड्रोन मैन मिलन राज से रब्ता कायम किया है, जो अपनी रोबोटिक्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए 41 मजदूरों को निकालने के लिए किए जाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से मुकम्मल करने में मदद करेंगे। यहाँ पे जितने भी 41 लोग फंसे हुए हैं, उनकी मेंटल वेलबींग के लिए टेक्नोलॉजी हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये होम ग्रोन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है। हालांकि मेरा बहुत ही छोटा सा एक रोल है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब अंदर कोई इतने दिनों तक फंसा रहता है तो उसकी मानसिक जो हालत होती है वो बहुत ही
असंतुलित हो जाती है। तो हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि उनको राउंड द क्लॉक मॉनिटर करेंगे, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करेंगे, साथ ही साथ हम वहाँ पे लिमिटेड एक्सेस इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड कराएंगे टनल के अंदर। और उसके साथ ही साथ जो कि अंदर की तरह के विभिन्न तरह की गैसेज आ रही हैं, जैसे मीथेन हो गई और भी तरह की जो हजार्डस गैसेज हैं, उनको भी डिटेक्ट करने में ये पूरा रेस्क्यू रोबोटिक सिस्टम मदद लेगा। आगे बढ़ेंगे दीगर खबरों की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज पारादीप में पारादीप बंदरगाह के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा वोइता बंदरगाह तकरीब में शिरकत करेंगे। रियासत की कदीम शानदार समुद्री तारीख को याद करते हुए ओडिशा में हर साल बोईता बंदरगाह फेस्टिवल मनाया जाता है। इस तकरीब में नौका पूजन किया जाता है। उसके बाद सदर ने प्रोग्राम से खिताब किया। काबिल ज़िक्र है कि द्रौपदी मुर्मू पारादीप बंदरगाह की तामीर के बाद इसका दौरा करने वाली पहली सदर हैं। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने मुंबई में श्रीमद राजचंद्र मेमोरियल की नकाब कुशाई की। अजीम भारतीय संत श्रीमद राजचंद्र जी के 156वें यौम पैदाइश के मौके पर करीबी श्रीमद राजचंद्र जी मार्ग का नाम भी रखा गया था। ये यौम पैदाइश रॉयल ओपेरा हाउस में एक शानदार तकरीब के जरिए मनाया गया। इस धरती को पवित्र किया है, उनमें से एक हैं श्रीमद राजचंद्र जी। दोनों महानुभाव महात्मा गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में अपना उद्बोधन दिया है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महारत का काम भी किया है। अमृत काल में उन सब लोगों को ढूंढा है, निकाला है जिन्होंने आज़ादी के यज्ञ में अपनी आहुति दी थी, जिनको लोग भूल गए थे। जिन लोगों को हमारा यंग जनरेशन पूछता है, दे आर आइकॉन्स। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के अन्नीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद किया गया। यहाँ कैंप लगाकर लोगों को हुकूमत के जरिए जारी अवामी फलाही स्कीमों के बारे में मालूमात और फवाइद फराहम किए गए। इसके साथ ही मरकजी हुकूमत की जानिब से अवामी मफाद में चलाई जा रही स्कीमों के बारे में वीडियो पैगामात भी LED स्क्रीन पर नशर किए गए। इस मौके पर इस्तेफादा कुंदगान को जल जीवन मिशन, आयुष्मान कार्ड के साथ साथ उज्ज्वला गैस, किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड और सेहत की सहूलियात का फायदा दिया गया और लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। आयुष्मान के कार्ड बनवा रही हूँ। आयुष्मान का कार्ड उससे क्या होगा? उससे 5 लाख का फायदा मिलेगा जो मरीज बीमारी के लिए। पालन करके उसमें से अपना उद्योग कर रही है, अपना जो भी है, तो हमें काफ़ी सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं। महिलाएं इससे अच्छा काम कर रही है और अच्छी ये खेत में मिला है, खेत में मिला है। इस योजना में आपको पैसा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, खूब खुश रहेगा। सम्मान निधि किस्त के लिए, सम्मान निधि किस्त का लाभ अभी तक आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के IT डिपार्टमेंट के इंचार्ज अमित मालवीय ने इल्जाम आयद किया है कि दलित होने की बिना पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तौहीन की जाती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी एक वीडियो भी शेयर की। बीजेपी लीडर अमित मालवीय ने इतवार को अपनी पोस्ट में कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के सदर होने के बावजूद खड़गे को अपनी तमाम अवामी मीटिंगों में जलील किया जाता है और वो बेबसी से अपने कारकुनों पर चीखते हैं जो उन्हें मुतवक्का इज्जत नहीं देते। बीजेपी लीडर ने कहा कि गांधी खानदान ने उन्हें रबड़ स्टैम्प सदर बना दिया है। राजस्थान के तमाम इश्तहारात में उनकी तस्वीरें या तो गायब हो गई हैं या स्टैम्प साइज की हो गई हैं, जबकि राहुल गांधी और गहलोत की तस्वीरें नुमायां होने लगी हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की तौहीन कर रही है क्योंकि वो दलित है। अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया उसमें कांग्रेस सदर पार्टी कारकुनों पर नाराज होते नजर आ रहे हैं। खड़गे कह रहे हैं कि यहाँ एक मीटिंग चल रही है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीडर बोल रहे हैं सुनना है तो सुनो वरना यहाँ से चले जाओ। नाज़रीन, कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मुल्क भर में पूजा हो रही है। अकीदतमंद आज सुबह से ही वाराणसी और हरिद्वार समेत मुल्क भर में मुक़द्दस नदियों में डुबकी लगा रहे हैं। इस दिन की खास अहमियत है। इंतज़ामिया की जानिब से अकीदतमंदों के लिए जगह जगह खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अकीदतमंदों ने सरजू नदी में डुबकी लगाई। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान अकीदतमंद सरजू नदी में डुबकी लगा रहे हैं। दूर दूर से अकीदतमंद अयोध्या पहुंचे हुए हैं। इस दिन अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद तमाम तीर्थ स्थानों और मुक़द्दस नदियों में डुबकी लगाती है और दान करती है। पूर्णिमा स्नान है और यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जुटी है।
श्रद्धालु आए हैं सरयू मैया का स्नान करने और यहाँ सबको देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के स्नान की बहुत बड़ी मान्यता होती है। हाँ, यहाँ स्नान करने से हर मनोकामनाएं पूरी होती है। सरयू मैया से जो कोई कुछ मांगता है वो पूरा होता है और सरयू मैया उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। वाराणसी में आज दीपावली मनाई जा रही है। आज न सिर्फ दरिया गंगा के घाटों बल्कि पूरे शहर को सजाया गया है। घाटों पर मिट्टी के दिए जलाए जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर 70 से ज्यादा ममालिक के सफीर और सिफारतकार वाराणसी पहुंचे हैं। वो कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यहाँ गंगा आरती और दीपावली देखेंगे। अकायद के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लेकर जमीन को तबाही से बचाया था और इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामी राक्षस को मारा था। इस खुशी में देवताओं ने इस दिन दिवाली मनाई थी। और मुल्क भर में आज गुरु नानक की जयंती मनाई जा रही है। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारों को फूलों से सजाया जाता है। गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है और लंगर भी पेश किया जाता है। गुरु नानक का सबसे अहम पैगाम था कि खुदा एक है और इंसान बराह रास्त खुदा तक पहुंच सकता है। गुरु नानक जयंती पर गोल्डन टेम्पल को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। बात करेंगे फिल्मों की। 54वें भारत में बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा का जश्न जारी है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 54वां एडिशन कल इख्तिताम पजीर होगा। सबकी नजरें गोल्डन पीकॉक अवार्ड पर मरकूज हैं। बैनुल-अक़वामी जूरी ने आज इफ़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस बार भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के 54वें एडिशन में गोल्डन पीकॉक की दौड़ में दुनिया भर से 15 बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। इनमें 3 भारतीय फिल्में हैं, कन्नड़ फिल्म कांतारा, हिंदी फिल्म सना और अरबी ज़बान की फिल्म मीरबैन। इस मौके पर जूरी के चेयरमैन शिखर कपूर ने कहा कि इफ़ी के 54वें एडिशन में बेहतरीन फिल्म आई और साल ब साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया नई बुलंदियों को छू रहा है। रुख करेंगे दिल्ली का। दिल्ली में हवा के मेयार का इंडेक्स खराब जुमरे में दर्ज किया गया है। मुसलसल बढ़ती हुई आलूदगी एक तशवीशनाक बात बन गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। आलूदगी की वजह से बिनाई भी काफ़ी मुतासिर हो रही है। बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से लोगों को सेहत से मुतालिक मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। उधर गुजरात में बेमौसम बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 20 अफराद हलाक हो गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मकामी इंतज़ामिया राहत और बचाव के कामों में मसरूफ़ है। रियासती इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के एक एहलकार ने बताया कि गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। इनमें कई अफराद की मौत हो चुकी है। इत्तला के मुताबिक फसलों के नुकसान के अलावा सौराष्ट्र के मोरबी ज़िले में सेरेमिक इंडस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, क्योंकि यहाँ की फैक्ट्रियाँ शदीद बारिश की वजह से बंद हो गई थी। उधर तमिलनाडु के कई अजला में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। शदीद बारिश की वजह से हुक्काम को चेन्नई, चंगलपिट्टू, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम के तमाम स्कूलों में छुट्टी का ऐलान करना पड़ा। चेन्नई रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर RMC ने कहा है कि चेन्नई, चंगलपिट्टू, तिरुवल्लुर समेत कई साहिली इलाकों में शदीद बारिश हुई है। मुसलसल हो रही बारिश की वजह से ट्रैफिक निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। माहिर मौसमियात अशफाक हुसैन ने मध्य प्रदेश में कई मकामात पर फाल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। उन्होंने कहा कि बाज़ अजला में मूसलाधार बारिश के इम्कान के हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब नजर डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। गाजा पट्टी में जंगबंदी का आज चौथा और आखिरी दिन है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंगबंदी के तीसरे रोज हमास ने 13 इसराइली यरगमाली और 4 गैर मुल्की शहरियों को रिहा किया है। हमास ने गाजा पट्टी में यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। गैर मुल्की यरगमालियों में 3 थाई शहरी और 1 रूसी शहरी शामिल है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज हमास ने 17 यरगमालियों को रिहा किया था और जंगबंदी के पहले रोज 24 यरगमालियों को रिहा किया था। दर-ए-इस्ना हमास ने कहा है कि अगर फ़िलिस्तीनी शहरियों को रिहा करने की तादाद बढ़ाने की संजीदा कोशिश की गई तो वो जंगबंदी में तौसी पर गौर करेगा।
इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडेन से फोन पर बात की। नेतन्याहू ने बाइडेन को बताया कि आर्जी जंगबंदी के बाद इसराइल पूरी ताकत के साथ अपनी फौजी कार्रवाइयों में मसरूफ हो जाएगा, जबकि नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर रोजाना 10 इजाफी यरगमालियों को रिहा किया जाए तो जंगबंदी में तोसी पर गौर करेंगे। वाज़ेह रहे कि जंगबंदी मुआहदे में सालिस मुल्क कतर के साथ जंगबंदी को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया था। क्रिस्टोफर लक्सन ने आज न्यूजीलैंड के नए वजीर आजम के तौर पर हलफ उठा लिया है। मुल्क के सरबराह गवर्नर जनरल सिंडी कैरो ने वेलिंगटन के गवर्नमेंट हाउस में अपनी काबीना के वज़रा के साथ नेशनल पार्टी के रहनुमा क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड के 42वें वजीर आजम के तौर पर हलफ दिलाया। पार्लियामेंट का इजलास आइंदा हफ्ते में मुतवक्का है। इससे नई पॉलिसी पर काम शुरू करने की भी तवक्को की जा रही है, जिसमें मरकजी बैंक का नया मैंडेट और तेल और गैस की तलाश पर से पाबंदियां हटाना भी शामिल है। वजीर आजम क्रिस्टोफर की क़यादत में दाएं बाजू की नेशनल पार्टी, बाएं बाजू की लेबर पार्टी की क़यादत वाली हुकूमतों के 6 साल की हुकूमत के बाद लोगों को राग़िब करने वाली न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी और लिबरल ACT न्यूजीलैंड के साथ इक़्तिदार में आई है। इस बीच चीन में सांस की बीमारियों के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीन से शुरू होने वाली इस नई बीमारी के बारे में दुनिया भर में बहस जारी है। बच्चे इस बीमारी से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। अस्पतालों में बढ़ती हुई भीड़ तशवीशनाक है। काबिल जिक्र है कि WHO ने चीन से इस मामले पर तफसीली रिपोर्ट तलब की थी। ताहम WHO का कहना है कि चीन में फैलने वाली इस हालिया बीमारी में कोई नया या गैर मामूली अंसर नहीं पाया गया है। चीन ने सांस की बढ़ती हुई बीमारी की वजह से कोविड-19 की पाबंदियां खत्म करने का भी ऐलान किया है। ये थे आज की ख़ास खबरों की तफसीलात, और अब इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।